Dear students and all my dear viewers, you all are welcome again to Mishra Sir classes of English. This is the continuation of your one of the best stories of ICSE, that is A Horse and Two Goats. This is actually the second part. In the first part we have seen about the introduction of its author, that is R.K. Narayan, and the beginning or the background of this particular chapter. Today we are going to start from the place where Muni was sent by his wife to bring some items, to bring some stuff for making sauce, and the name of the items were rice or millet, dal, chili, curry leaves, mustard, coriander, gingerly oil, and one large potato. He has come to this shop, and what happens at the shop, whether the shopkeeper will give him the items or not, let us see. Muni sat patiently on an upturned packing case below the platform of the shop. यानी दुकान के प्लेटफॉर्म के नीचे एक यानी पैकिंग केस रखा हुआ था, उस पर आकर वो बैठ गया. वो अपटर्न था, उल्टा करके रखा गया था, उस पर आकर बैठ गया. वो दुकानदार जो था उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. मुनि अब अपने दुकानदार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि मैं भी यहाँ पर हूँ, वो बार बार क्या करता है, क्लियरिंग हिज थ्रोट, वो अपने गले को साफ करता है खांस खांस कर. कफिंग एंड स्नीजिंग, छींकता है, कफिंग करता है, तब तक कि जब तक कि दुकानदार वहाँ पर उसको देख न ले. अनटिल द शॉपमैन कुड नॉट स्टैंड इट एनी मोर एंड डिमांडेड. और जब वो बार बार ऐसे करता है तो दुकानदार जब तक ये डिमांड न करे, कुछ पूछे नहीं उसको, तब तक ऐसा करता ही रहता है. जब दुकानदार पूछता है व्हाट एल्स यू, अरे मिस्टर मुनि क्या बीमारी है तुमको, यू विल फ्लाई ऑफ एंड सीट इन टू द गटर इफ़ यू स्नीज सो हार्ड. और जब दुकानदार कहता है कि मुनि इतना ज़ोर से चीखोगे तो उस ये पैकिंग केस पर बैठे हो यहाँ से उलट करके सीधा गटर में गिर जाओगे. और यंग मैन, उसको यंग मैन करके बुलाता है. और जब उसको यंग मैन करके बुलाता है तो मुनि हंसने लगता है. और इन ऑर्डर टू प्लीज़, हंसने का उसका कारण यह है कि वो उस दुकानदार के जोक्स पर हंसता है जिससे कि दुकानदार उसके ऊपर खुश हो. ये दुकानदार को खुश करने के लिए उसके जोक्स पर हंसता है कि उसको यंग मैन करके उसने बुलाया है. दिस कम्प्लीटली वॉन द शॉप मैन ओवर ही लाइक दिस सेंस ऑफ ह्यूमर टू बी एप्रिसिएटेड. और इस तरह से उसका सेंस ऑफ ह्यूमर था, उसको एप्रिसिएट करता है. बाय दस ह्यूमरिंग द शॉप मैन, मुनि कुड ऑलवेज आस्क फॉर वन और टू आइटम्स ऑफ फूड. एक्चुअली ये नियम था मुनि का कि इस तरह से जब वो आता था तो दुकानदार को खुश करता था. दुकानदार को खुश करने करके वो एक या दो आइटम जो था वो उससे उधार लेता था, और उधार लेकर के फिर कहता था कि इसका जो रीपेमेंट है, इसका जो यानी पैसा होगा मैं बाद में तुमको दे दूंगा. यही इसका अक्सर चलता रहता था. सम डेज द शॉप मैन वॉज इन ए गुड मूड. कभी कभी दुकानदार जो था जब अच्छे मूड में रहता था तो उसको पैसा दे देता था, और कभी कभी दुकानदार का मूड अगर अच्छा नहीं रहा तो उसको सामान नहीं भी देता था. सो दुकानदार कहता है इफ़ यू कुड फाइंड 5 रुपीज़ quarter you will have paid off an ancient debt, how much have you got now. और आज जब वो कहता है कि जब वो सामान का डिमांड किया है, फिर तो दुकानदार पूछता है उसको इफ़ यू कुड फाइंड 5 रुपीज़ एंड ए क्वार्टर, तुम्हारे पास जो 5.25 रुपया है, 5 रुपया और 4 आना जो तुम्हारे पास उधार है, क्या तुम लाए हो. यू विल हैव पेड ऑफ द एंशिएंट डेट, तुम पुराना जो उधार है उसको चुकाओ. एंड हाउ मच हैव यू गॉट नाउ, अभी तुमको कितना चाहिए. तो ये कहता है आई विल पे यू एवरीथिंग ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ. ये कहता है कि नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में ही मैं तुमको तुम्हारा सारा बकाया चुका दूंगा. एज ऑलवेज एंड होम डू यू एक्सपेक्ट टू रॉब बाय देन. तो ये दुकानदार पूछता है कि क्यों भाई, क्या इरादा है तुमको, नेक्स्ट महीने में तुम किसको लूटने वाले हो. तो मुनि को ऐसा लगता है कि वो आज वो पकड़ा गया, यानी आज ज़्यादा ही कुछ तर्क वितर्क कर रहा है दुकानदार. तो फिर ये कहता है, अपना दलील देता है कि माई डॉटर हैज़ सेंड फॉर्ड दैट सी विल बी सेंडिंग मनी. मेरी डॉटर ने मुझे कहा है, मेरी डॉटर ने मुझे वर्ड दिया है कि वो मेरे लिए पैसा भेजेगी. तो दुकानदार कहता है कि हैव यू ए डॉटर, क्या तुम्हारी डॉटर भी है. एंड सी इज़ सेंडिंग यू मनी, और तुम्हारी डॉटर तुमको पैसा भेजेगी. क्यों, फॉर व्हाट पर्पस,
मैं आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी डॉटर तुम्हारे लिए पैसा क्यों भेजेगी? तो मुनि कहता है बर्थडे, 50th बर्थडे, मेरे बर्थडे पर, मेरे 50वें बर्थडे पर, मेरा 50वां बर्थडे होने वाला है, इसी पर वो पैसा भेजेगी। बर्थडे? हाउ ओल्ड आर यू? दुकानदार पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है? मुनि रिपीटेड वीकली, नॉट बीइंग श्योर ऑफ हिमसेल्फ 50। लेकिन मुनि को तो इस बात का ये सर्टेनिटी नहीं था उसको कि वो 50 साल का है, तो फिर भी वो दबे स्वर में कह देता है कि मेरी उम्र 50 साल है। He always calculated his age from the time of the great famine when he stood as high as the parapet around the village well. But who could calculate such things accurately nowadays? So many famines occurring. तो इसके कैलकुलेशन का जो तरीका था, एज कैलकुलेशन का तरीका था मुनि का, वो भी बड़ा अजीब था। एक्चुअली एक बहुत बड़ा फैमिन हुआ था, सूखा पड़ा था, और वो कहता है कि जब सूखा पड़ा था तो सूखे के टाइम में मैं इस विलेज वेल का जो बाउंड्री वाल है, पैरापेट है, उसके हाइट के बराबर मेरी हाइट थी। जब सूखा पड़ा था तो उस वक्त मेरी हाइट कितनी थी? तो जितना कि गांव का जो कुआं है, उस कुएं का जो बाउंड्री है, उतना बड़ा मेरा हाइट था। अब इस तरह से कोई आदमी अगर उसके हाइट, उसके एज को कैलकुलेट भी करे तो शायद उसका कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि कई बार फेमिन्स हो चुका है, कई बार सूखे पड़ चुके हैं। सो द शॉपमैन फेल्ट इनकरेज्ड when other customers stood around to watch and comment. जो दुकानदार था थोड़ा सा इनकरेज हुआ, और अदर कस्टमर्स जो थे वो भी इसके कमेंट को सुनने लगे गौर से। मोर लाइकली यू आर 70। इस दुकानदार कहा कि अरे तुम्हारी उम्र तो 70 से कम नहीं होगी। यू ऑल्सो फॉरगेट दैट यू मेंशन्ड ए बर्थडे 5 weeks ago। और तुम अक्सर ये भूल जाते हो कि तुमने तो अपने बर्थडे का जिक्र आज से 5 सप्ताह पहले भी किया था। व्हेन यू वांटेड कास्टर वायर फॉर योर होली बाथ, जब तुमको कास्टर ऑयल की ज़रूरत थी, उस टाइम में तुमने कहा था कि मेरा बर्थडे है, और ये 5 सप्ताह पहले की बात है, तो एक ही साल में 2 बर्थडे तो होगा नहीं। मुनि ऐसा लगने लगा कि आज ये दुकानदार पूरे बहस के मूड में है, आज हमें ये पैसा देने वाला नहीं है, इसीलिए वहाँ से उठ गया। ही लेटर टोल्ड हिज वाइफ। फिर बाद में इसने अपने वाइफ से कहा, ये अब वहाँ से वापस आया तो वापस आकर अपने वाइफ से ये कहा कि दैट स्कॉन्ड्रेल वुड नॉट गिव मी एनीथिंग। उस दुष्ट ने मुझे कोई सामान नहीं दिया। यानी अपने वाइफ के पास आकर सरेंडर हो गया और कह दिया कि उस दुकानदार ने कोई सामान मुझे नहीं दिया। सो गो आउट एंड सेल द ड्रमस्टिक्स फॉर व्हाट दे आर वर्थ। और ये कहने लगा कि जाओ, ये जो ड्रमस्टिक्स है जो मैंने लाया था, इसको जाकर कहीं पर बेच आओ, और बेचने की वजह से जो पैसा मिलेगा उस पैसे को लेकर आओ, फिर हम सामान खरीदेंगे। He flung himself down in a corner to recover from the fatigue of his visit to a shop. दुकानदार के पास जाने के कारण फिर वहाँ से वापस आते आते वो थक चुका था, इसीलिए घर के किनारे में जाकर, कॉर्नर में जाकर वो वहाँ पर बैठ गया। अब उसकी वाइफ कहती है कि यू आर गेटिंग नो सॉस टुडे। आज तुम्हें कोई सॉस नहीं मिल रहा, या ये कह लो कि फॉर एनीथिंग एल्स, तुम्हें आज कुछ भी नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड एनीथिंग टू गिव यू टू ईट। और आज मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देने वाली। फास्ट टिल द इवनिंग, शाम तक तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। आई विल डू यू गुड, और इट विल डू यू गुड, और तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा होगा कि शाम तक तुम भूखा रहो, यानी फास्टिंग में रहो। टेक द गोट्स एंड बी गॉन नाउ। इसलिए बकरियों को ले लो, और बकरियों को लेकर एकदम हाईवे के पास चले जाओ अपने ड्यूटी पर। सी क्राइड एंड एडेड। और करने के साथ साथ उसने ये भी कह दिया कि डोंट कम बैक बिफोर द सन इज डाउन। बिल्कुल वापस मत आना जब तक कि सूरज डूब न जाए। सूरज के डूबने से पहले वापस मत आना। इसकी वार्निंग है इसकी वाइफ की कि जब तक सूरज न डूबे तब तक तुम वापस मत आना। ही न्यू, ये मुनि अच्छी तरह जानता था कि इफ़ ही ओबेड हर, अगर उसने उसके ऑर्डर को पूरी तरह फॉलो किया तो सी वुड समहाउ कंज्यूर अप सम फूड फॉर हिम इन द इवनिंग। तो ये शाम होते होते उसके लिए कुछ न कुछ खाने का जुगाड़ जरूर कर लेगी। ओनली मस्ट बी केयरफुल नॉट टू आर्ग्यू। सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखना है कि उसके साथ कोई आर्गूमेंट नहीं करना है और उसे गुस्सा नहीं दिलाना है। हर टेम्पर वॉज अनडिपेंडेबल इन द मॉर्निंग, क्योंकि वो इतनी गुस्से वाली लेडी थी कि मॉर्निंग में उसके गुस्से का कोई, यानी वो अनडिपेंडेबल था, यानी किसी चीज़ पर वो गुस्सा कर जाती थी, और जैसे जैसे शाम होता था उसका गुस्सा और बढ़ता चला जाता था। शी वॉज श्योर टू गो आउट एंड वर्क, और वो श्योर थी कि इसको वो वहाँ से काम के लिए खुद बाहर जाएगी, काम करेगी। काम क्या करेगी?
तो ये लेडी ये ग्राइंडिंग कॉर्न इन द बिग हाउस, वो जो बिग हाउस बोला था जो पक्का का घर, वहाँ कर जाकर ग्राइंडिंग करती थी, वहाँ पर वो चक्की हाथ से चक्की पीसती थी। और इसके अलावा स्वीपिंग यानी झाड़ू देती थी, स्क्रबिंग बर्तन धोती थी, एंड अर्न एनफ टू बाई फूड स्टफ, और उससे जो पैसा मिलता था उससे वो क्या करती थी, खाने का सामान खरीदती थी और कीप डिनर रेडी फॉर हिम इन द इवनिंग, और शाम में वो अपने हस्बैंड के लिए भी खाना तैयार रखती थी। अनलीजिंग द गॉड्स फ्रॉम द ड्रमस्टिक ट्री, तो ये श्योर हो गया कि उससे अब इस गोड्स को लेकर जाना होगा, इसीलिए ये क्या करती है, अनलीज करता है ये मुनि बकरियों को खोलता है ड्रमस्टिक ट्री से और वहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर देता है, और अल्टरिंग वेरिड क्राइज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू अर्ज देम, और बकरियों को रास्ते पर लाने के लिए कभी कभी चीखते चिल्लाते हुए, बकरियों को हाँकते हुए चला जा रहा है। ये पास थ्रू द विलेज विथ हिज हेड बोर्ड इन दौड़, अपना सर झुकाए हुए ये कहाँ जाता है, तो ये अब गांव के बीचों बीच से गुजरता है। ही डिड नॉट वांट टू लुक एट एनीवन, ये किसी की तरफ देखने की कोशिश नहीं करता, ये चाहता है किसी की तरफ न देखे, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, ए कपल ऑफ क्रॉनीज लॉन्जिंग टू द टेम्पल कॉरिडोर हेल्ड हिम, और टेम्पल कॉरिडोर पर, टेम्पल के बरंडे पर कुछ लोग वहाँ, कुछ लड़के, वेगाबॉन्ड लड़के कुछ वहाँ बैठे हुए हैं, और जो उसको वहाँ से आवाज़ देते हैं, उसको वहाँ से बुलाते हैं, लेकिन मुनि उसकी आवाज़ को सुनकर इग्नोर कर देता है। दुकानदार ने कहा था कि उसकी उम्र 70 साल है। एट 71 वुड ओनली वेटेड टू बी समन्ड बाय गॉड, और 70 वर्ष की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर गॉड के बुलावे का वक्त आ जाता है। कौन सोच रहा है ये? मुनि सोच रहा है कि दुकानदार ने तो कह दिया कि उसकी उम्र 70 साल है, तो फिर 70 साल की उम्र तो गॉड के बुलावे का वक्त होता है। व्हेन ही वॉज डेड दैट वुड बी हिज वाइफ डू, लेकिन जब वो मर जाएगा तो उसकी वाइफ क्या करेगी? दे हैड लिव्ड इन ईच अदर्स कंपनी सिंस दे वेयर चिल्ड्रन, दोनों की शादी बचपन में हुई थी, दोनों बच्चे थे, बचपन से लेकर अभी तक दोनों साथ रहे हैं। ही हैड बीन टोल्ड ऑन देयर डे ऑफ वेडिंग दैट ही वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, और जब उसकी शादी हुई थी तो लोगों ने कहा था कि उसकी उम्र 10 साल है, तो 10 वर्ष की उम्र में इसकी शादी हुई थी और उसकी वाइफ की उम्र उस वक्त 8 साल की थी। सो प्रोजेनी नन परहैप्स ए लार्ज प्रोजेनी वुड हैव ब्रॉट हिम द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड्स, और इतने दिनों तक दोनों गॉड के ब्लेसिंग से एक साथ दोनों यहाँ पर अपना समय बिताया। ओनली इन द आउटस्कर्ट डिड ही लिफ्ट हिज हेड, अब जब गाँव से बाहर चला गया तो अपना माथा उठाता है, फिर देखता है। ही अर्ज्ड एंड बुल्ड द गॉड्स अंटिल दे मिंडर्ड अलोंग टू द फुट ऑफ द हॉर्स स्टैचू ऑन द एज ऑफ द विलेज, और गांव के बगल में जो हॉर्स स्टैचू था, उस हॉर्स स्टैचू के पास अपने बकरियों को छोड़ देता है और हॉर्स स्टैचू के पास आता है। ही सैट ऑन इट्स पेडेस्टल, और उसके चबूतरे पर आकर बैठ जाता है और वहाँ पर रेस्ट करता है। द एडवांटेज ऑफ दिस वॉज दैट ही कुड वॉच द हाईवे, इस जगह पर बैठने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, और एडवांटेज ये था कि यहाँ से बैठकर वो डायरेक्ट हाईवे को देख सकता था, और यहाँ से उस हाईवे से जितनी लॉरीज गुजरती थी, जितने बसेज क्रॉस करते थे, उन सब को वो देखता रहता था। और जब वो यहाँ पर आकर उसको एक और चीज़ का एहसास होता था, अपने घर में जब रहता था तो लगता था कि ये दुनिया इतनी छोटी है, यही दुनिया है जिसमें वो रहता है, लेकिन यहाँ आकर जब वो देखता था कि हाईवे पर गाड़ियाँ जा रही है, लॉरी जा रही है, बसें जा रहे हैं, तो उसे लगता था कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और वो इसी बड़ी दुनिया का एक पार्ट है। द पेडेस्टल ऑफ द स्टैचू वॉज ब्रॉड इनफ, इस स्टैचू का जो पेडेस्टल था यानी चबूतरा था, वो इतना बड़ा था कि वो मूव कर सकता था। जैसे जैसे सूरज घूम रहा था, जैसे जैसे यानी जो सूरज की धूप थी वो यहाँ पर आती थी, इस हिसाब से ये भी अपनी छाँव को देखकर अपना प्लेस ये बदलता रहता था। और एंड वेस्टवर्ड, और ही कुड ऑल्सो क्रॉच अंडर द बेली ऑफ द हॉर्स, और कभी कभी तो ये यानी उसके पेट के नीचे जो घोड़ा था, उस घोड़े के पेट के नीचे भी ये चला जाता था शेड के लिए, यानी छाया पाने के लिए। और इस तरह से यहाँ पर अब ये इसका डेली का रूटीन था। ये जो घोड़ा था दैट वाज नियरली लाइफ साइज, ये आमतौर पर कैसा था? लाइफ साइज का था। लाइफ साइज का मतलब जितना बड़ा यानी आकार होता है घोड़े का, इतना बड़ा इसका बना हुआ था। ये मिट्टी का बना हुआ था। बेक्ड बर्न, इसको बेकिंग किया गया था, पकाया गया था, एंड ब्राइटली कलर्ड, और उस घोड़े को अच्छी तरह से कलर भी किया हुआ था। रियर्ड इट्स हेड प्राउडली, ये घोड़ा अपना माथा जो था वो एकदम प्राउडली उठाया हुआ था, एंड प्रांसिंग इज फोर लेग्स,
और इसका सामने का जो एक पैर था वो हवा में लहरा रहा था। इसका जो टेल था, पूंछ जो थी वो भी हवा में लहरा रही थी। इसके अलावा द हॉर्स स्टूड ए वॉरियर, उस घोड़े के बगल में एक वॉरियर, एक योद्धा भी वहाँ पर खड़ा था, जिसकी जो विथ सीथी लाइक मॉस्टेस, जिसकी मूछ जो थी वो एकदम हंसुए की धार की तरह थी। बल्जिंग आइज, बड़ी बड़ी उठी हुई आंखें थी। एंड एक्वली नोज, और बड़ी बड़ी नाकें। द हॉर्स इटसेल्फ वाज सेड टू हैव बीन एज वाइट एज ए धोती वॉश्ड सीट। ये घोड़ा जो था बिल्कुल वाइट कलर का था, इतना वाइट जैसे लगता था कि धोती जो साफ किया हुआ रहता है उस कलर का। एंड हैड ऑन इट्स बैक ए कवर ऑफ प्योर ब्रॉकेट ऑफ रेड एंड ब्लैक लेस, और इसके पीठ पर जो गद्दा दिया हुआ था वो पूरा रेड एंड ब्लैक लेस से बना हुआ था, उसके कसीदा किया हुआ था। मैचिंग द मल्टी कलर्ड सैस अराउंड द वेस्ट ऑफ द वॉरियर, उस वॉरियर के का जो कमर था उसमें वो लेस लगा हुआ था। उसके कमर के लेस का कलर और घोड़े के पीठ पर रखा हुआ गद्दा का कलर दोनों मैच करता था। बट नन इन द विलेज रिमेंबर्ड द स्प्लेंडर एज नो वन नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस, लेकिन गांव का कोई व्यक्ति इसको इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देता था। इवन मुनि हु स्पेंट ऑल हिज वर्किंग आवर्स एट इट फीट्स, और यहाँ तक कि मुनि भी जो अपना पूरा वक्त यहीं पर गुजारता था, इसी चबूतरे पर बैठ कर बिताता था, उसने भी कभी ऊपर नहीं देखा कि आखिर ये जो यानी आदमी है वो इसका क्या है, कौन है ये। इट वॉज अनटच्ड इवन बाय द यंग वेंडाल्स ऑफ द विलेज, गांव के जो भेगा बाउंड लड़के, इधर उधर घूमने वाले लड़के थे, उसने भी कभी गौर से नहीं देखा कि आखिर यानी यहाँ पर ये किसका स्टैचू है और ये वॉरियर कौन है। हो गेस्ट द ट्रंक्स विथ नाइव्स, ये लोग जो लड़के थे वो आमतौर पर चाकू लेकर किसी पेड़ में के छाल को काट काट कर वहाँ पर नाम लिखते थे, जैसे माइलस्टोन होता है, कोई डिजाइन बनाते थे। तो दिस स्टैचू हैड बीन क्लोजर टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, ये जो यानी स्टैचू था ये गांव के बिल्कुल नज़दीक था। वन टाइम कभी गांव के बिल्कुल नज़दीक हुआ करता था। व्हेन दिस स्पॉट बॉर्डर्ड द विलेज, क्योंकि गांव का जो ये स्पॉट एक बॉर्डर हुआ करता था, इसी तरह से ये एक गांव की बाउंड्री भी थी। तो इस तरह से हमने देखा ये घोड़े का क्या डिस्क्रिप्शन था, जहाँ पर मुनि अपना समय पास करता था। अब इसके बाद देखेंगे कि मुनि के साथ यहाँ पर बैठे हुए एक दिन क्या होता है। इस घटना को हम लोग जरूर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।